Hello everyone, welcome to the channel. So this is going to be the last video of हमारा बिहार का current affairs. In previous video we have already covered the Bihar current affairs for the tenure of 1 year. आज की इस वीडियो में we are going to finish the Bihar current affairs. सबसे पहले हम करेंगे economic survey, then we will do Bihar budget and then ultimately हम India State of Forest Report 2023 which is related to Bihar इसको हम आज कवर करेंगे. अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बिहार का करंट अफेयर कवर किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके. एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द बिहार करंट अफेयर्स, साथ में बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट प्लस द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, जो ये पीडीएफ मैं करा रहा हूँ, यू कैन सी द पिन कमेंट का सेक्शन. वहां से आप 39 रुपीज में यू कैन डाउनलोड दिस रिवीजन पीडीएफ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन. अब इकोनॉमिक सर्वे में आपको बताऊंगा, साथ में मैं आई विल टेल यू सम ऑफ द बेसिक्स ऑल्सो, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहला है डेटा हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सबसे पहला तो एसडीपी या जीडीपी क्या होता है? It is the value of all the goods and services that are produced within the boundaries of a country. GDP का मतलब होता है all the goods and services जो इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के विदिन प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट अमाउंट्स टू जीडीपी. एंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो बिहार स्टेट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज द एसडीपी और द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब एसडीपी हमारा दो टाइप का होता है, दैट इज वाई दो डिफरेंट डेटा आप देखेंगे यहाँ पे. एक तो हमारा ग्रॉस होता है, एक हमारा होता है नेट. ठीक है. अब जैसे जैसे ये चीजें आएंगी मैं आपको डिफरेंस भी बताता चलूंगा. सबसे पहले है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ एट करेंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, दो बातें आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको अब बता रहा हूँ. ठीक है. ग्रॉस है, ठीक है. when we subtract depreciation from the gross, हमारा आता है नेट अमाउंट. ठीक है. तो ये जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जब हम इससे डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनमें डेप्रिसिएशन लगता है, तो जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट, देन हमारा अमाउंट आता है नेट का. इट मीन्स व्हाट, कि हमेशा हमारा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ना, दैट विल बी हायर देन द स्टेट नेट, दैट विल बी हायर देन द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके. एंड यहीं पे दूसरा कंसेप्ट आता है हमारा करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस का. करंट का क्या मतलब होता है? करंट मतलब अभी, रीसेंट. ठीक है. एंड कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है रियल प्राइसेस. अब ये जो करंट प्राइसेस होते हैं, इसको इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट नहीं किया जाता है. ठीक है. इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, वेयर एज ऑन द अदर हैंड द कांस्टेंट प्राइसेस आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. एंड दैट इज द रियल रीजन वाई कांस्टेंट प्राइसेस आर आल्सो नोन एज द रियल प्राइसेस. एंड हम करंट प्राइसेस की बात करें तो इनको हम नॉमिनल प्राइसेस बोलते हैं. ठीक है. नॉमिनल बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. अब आगे पूरी वीडियो में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड एज आई टोल्ड यू, जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इट इज ऑलवेज हायर देन द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लाइकवाइज जो हमारा करंट प्राइसेस पे जीडीपी या एसडीपी आएगा, ग्रॉस या नेट, वो हमेशा ज़्यादा होगा हमारे कांस्टेंट प्राइसेस से, बिकॉज करंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है. अगर इन्फ्लेशन इंक्लूड है तो ऑब्वियसली अमाउंट ज़्यादा आएगा. एंड कांस्टेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन हमारा एडजस्टेड नहीं होता है. एंड दैट इज द रीजन वाई हमारा जो कांस्टेंट प्राइसेस होगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन द करंट प्राइस. ये हमारा बेसिक्स था यहाँ पे. ठीक है. अब हम आते हैं डेटा की तरफ. ठीक है. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये इंडियन इकोनॉमी के भी सेंस में रिप्लाई होता है. सो ये बात को आप ध्यान रखना. नाउ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस इज 8,54,429 करोड़. वेयर एज कांस्टेंट प्राइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, करंट प्राइसेस ज़्यादा हैं, कांस्टेंट प्राइसेस उससे
लेसर होंगे तो 4,64,540 करोड़। अब ये पूरा अमाउंट आप याद मत करना, 3 डिजिट्स तक याद कर सकते हो। करंट प्राइसेस याद कर लेना, 854 करंट प्राइसेस हैं एंड 464 हमारा कांस्टेंट प्राइसेस है विच इज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं करंट प्राइसेस में कितना इंक्रीज हुआ है तो अराउंड 14.5% का इंक्रीज देखा गया है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, वेयर एज कांस्टेंट प्राइसेस में 9.2% का इंक्रीज है एंड करंट प्राइसेस में 14.5% का इंक्रीज है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट क्या रही है बिहार की एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रोथ रेट रही है बिहार की 9.2%। ठीक है, एंड बिहार हैज द थर्ड रैंक इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट। नेक्स्ट हमारा है अनदर, यहाँ पे इकोनॉमी का कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है, दैट इज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? नाउ जो भी कंट्री या कोई भी स्टेट, अभी हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिहार गवर्नमेंट इट स्पेंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट, इट स्पेंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो कि जो ओवर द टाइम कंज्यूम होंगे, जैसे कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रा हो गया, जैसे वी हैव सीन दैट पटना मेट्रो अभी रिसेंटली बन रही है, इट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड। सो पटना मेट्रो का क्या अभी ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा, अभी ही उससे रेवेन्यू आएगा? नहीं, ये लॉन्ग टर्म है, दिस इज फिक्स्ड एसेट। अभी हमने देखा एम्स बन रहा है दरभंगा में, सो क्या इसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें अभी मिलेगा? नहीं ना, फ्यूचर में मिलेगा। ऑल ऑफ दिस अमाउंट्स टू द फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ने मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिक्स्ड एसेट के सेक्शन में बिहार गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है 38,986 करोड़, विच अमाउंट्स टू 4.6% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारा 4.6% है एंड अराउंड 38,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट बिहार गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है ऑन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर मैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे नेट लिखा है इट मीन्स दैट यहाँ से हमने ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया है एंड बिकॉज डेप्रीसिएशन इज सब्सट्रैक्टेड तो ये फिगर जो होगा हमारा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इट विल बी ऑलवेज लेस देन द ग्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 854 देखा था, यहाँ पे करंट प्राइसेस पे देखो 7,71,435 करोड़ रुपीस। एज द सेम चीज हमने देखी यहाँ पे, कांस्टेंट प्राइसेस हमारा ग्रॉस में 464 था, नेट में यही अमाउंट हमारा 4,11,359 करोड़। ठीक है, आई नो एक बार में ये नहीं याद होगा, आपको वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू वॉच दिस वीडियो फॉर द 2-3 टाइम्स। 1.5x पे आप लगा सकते हैं, फर्स्ट टाइम आप 1x पे देखना, नेक्स्ट टाइम आप 1.5x पे लगा के या तो ऐसे रिवाइज कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को देखने के बाद आप पीडीएफ स्टडी कर ले, बहुत अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब ये होता है द एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब अ पर्सन, एक पर्सन उस स्टेट में कितना मनी अर्न कर रहा है। ओके, यहां से हमें पता चलेगा। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं कि कैलकुलेट कैसे होगा, तो बट लॉजिकल बात है ना, जब हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट दी ग्रॉस, ग्रॉस वाला हमें मिल जाएगा। एंड जब हम स्टेट नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा पर कैपिटा नेट स्टेट। एंड मैंने आपको बताया था ग्रॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे नेट से, तो ग्रॉस में जो है वो हमारा ज़्यादा पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। अब ये थोड़े से कम्प्लेक्स टाइप के ये कम्प्लेक्स टाइप का टर्मिनोलॉजीज हैं, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विथ, कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर मैं पर कैपिटा क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूं तो करंट प्राइसेस, बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन,
ये है हमारा 66,828 रुपीज। कांस्टेंट प्राइसेस विल बी ऑब्वियसली लेस। मान के चलो 66 में से अराउंड 30,000 लेस है तो 36,333 रुपीज है। करंट प्राइसेस की बात करूं तो इंक्रीज ऑब्जर्व किया गया है 12.8% का, एंड कांस्टेंट प्राइसेस में ये इंक्रीज 7.6% का है। अभी बात हो गई पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो इट इज अराउंड 32,174। अब आ गया हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेक्टर्स। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर वर्क करता है, एक तो होता है सेकेंडरी सेक्टर एंड देन इज द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है प्राइमरी सेक्टर उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, तो दिस अमाउंट्स टू द प्राइमरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन जो ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है प्राइमरी सेक्टर, इसको एक फिनिश्ड गुड बनाने का जो सेक्टर होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है। टर्शियरी क्या होता है, जो मेनली सर्विस सेक्टर है इंडिया में, जो कि लार्जेस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, वो टर्शियरी सेक्टर है। बिकॉज इट इज एन आयरनी दैट डिस्पाइट बीइंग 71% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया being invested and being indulged in the agriculture, still the output or the value addition from this agriculture or the primary sector is very much less than that compared to the service sector. Service sector में around 20% के आसपास लोग यहाँ पे इंडिया में हैं, बट इट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड, कौन सा सेक्टर कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है बिहार स्टेट में। सो टर्शियरी की हम बात करें, विच इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स द सर्विस सेक्टर। अब आपको समझ में आ गया हो गया। 58.6% जो है ये कंट्रीब्यूशन है, एंड एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर। सेकेंड रैंक की मैं बात करूं तो सेकेंड में हमारा सेकेंडरी सेक्टर 21.5% ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारे सेकेंडरी सेक्टर का, एंड दिस हैज ऑब्जर्व द इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑल थैंक्स टू द रेलवेज नेटवर्क, ऑल थैंक्स टू द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है। all thanks to the road networks that is continuously being built and the investment in the capital formation, gross capital formation अभी हमने पढ़ा था ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मेनी फोल्ड्स, एंड ये इकोनॉमिक ग्रोथ इट विल अल्टीमेटली हेल्प टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन द स्टेट। ओके। एंड प्राइमरी की अगर मैं बात करूं, दैट इज एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन है 19.9% एंड इट हैज एक्सपीरियंस्ड नो चेंज। नेक्स्ट है, अभी मैं बात करूं शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। शेयर इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब हाउ मच पर्सन्स डज एवरी सेक्टर इंक्लूड्स इन दैट। ओके। सो सबसे ज्यादा पीपल वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, बट ऑब्वियस है रीजन मैंने बताया, 71% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज नाउ वर्किंग अंडर द एग्रीकल्चर। सो प्राइमरी सेक्टर इट होस्ट मोस्ट नंबर ऑफ पर्सन। सेकेंड पे हमारा सेकेंडरी एंड थर्ड पे हमारा टर्शियरी। सो दिस इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है। ये ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कितना किया है। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज 2,52,082 करोड़। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर इज ऑफ टू टाइप्स। रेवेन्यू भी जो है हमारा वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है हमारा कैपिटल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू जो रिसीट्स होती हैं वो हमारे दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। अब टैक्स में क्या आ गया, ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। टैक्स में आ गया हमारे जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जीडीपी वगैरह, जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया। ठीक है। उसी तरह से एक्सपेंडिचर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू मतलब कि जो डे टू डे वाली थिंग्स हैं, ये डे टू डे जो गवर्नमेंट को रन करने में जो मनी चाहिए होता है, दैट अमाउंट्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा जो कैपिटल मेकिंग में पैसा जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, इंफ्रा में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है,
उस पे जो पैसा हो गया, ठीक है, दैट अमाउंट्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में क्या हो गया, जैसे अब बिहार गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सब्सिडी आती है, दिस सब्सिडी अमाउंट्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्टेट में पुलिस को रन करने का जो एक्सपेंडिचर होता है एंड वेरियस जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं, ये हमारे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो बिकॉज गवर्नमेंट को डे टू डे रन करने पे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो बहुत से टाइम आप देखोगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली ज्यादा होगा एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है। सो सेम एज इन बिहार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 1,90,000 एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 61,568 करोड़ रुपीज, ठीक है। करोड़ है ये, रुपीज मत 1,90,000 मत मान लेना, 1,90,000 करोड़ है, दिस इज अमाउंट इन करोड़, ठीक है। दिस इज तो लॉजिकल थिंग है, ये आप समझ जाओगे। अब ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट फॉर्म ही तब होता है जब आपका एक्सपेंडिचर जो होता है इट इज हाइयर एज कंपेयर टू द रिसीट, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है रिसिप्ट से। सो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज 4.2%। ओके, अब हम आते हैं, ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिए हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं बात करता हूँ क्रॉपिक इंटेंसिटी, ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा है, सो लेट्स नाउ मूव स्ट्रेट अवे टू दिस पार्ट। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की मैं बात करूँ तो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इन सुपौल एंड लोवेस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये है पूर्णिया में। अब लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं विच इज गिवन एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइस एंड वीट की मैं बात करूं तो राइस और वीट की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है रोहतास में। इफ आई टॉक अबाउट मेज, मेज की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है पूर्णिया में। पल्स एंड शुगर केन की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है ईस्ट चंपारण में। बनाना की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है भागलपुर में। गुआवा की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है रोहतास में। एंड रोहतास में याद रखना पाइराइट के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। इन एडिशन टू दैट ये भी आप समझ लो 90% ऑफ पाइराइट रिजर्व्स, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 90% ऑफ द पाइराइट रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर इन बिहार ओनली, ठीक है। एंड जो बहुत सारा माइका है दिस इज इन झारखंड स्टेट, ठीक है। ये फैक्ट्स आप याद रखना एंड ये सारा कुछ मैंने करंट अफेयर्स इसी माइंड मैप्स के थ्रू करवाया हुआ है बिहार के स्टैटिक वाले पार्ट में, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ओके, मैंगो की मैं बात करता हूँ तो दरभंगा में, दरभंगा इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। ओनियन की बात करूँ मैं तो नालंदा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड पोटैटो की बात करूँ तो पटना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इसके अलावा मैं बात करूं तो मखाना विच इज़ वेरी मच इन न्यूज़, मखाना 80% ऑफ द प्रोडक्शन जो है मखाना की इंडिया में दैट इज इन बिहार एंड इट इज इन द अपर पार्ट्स ऑफ द तेरई रीजन जो है ऑफ मधुबनी एंड दरभंगा, इस एरिया में मखाना की 80% प्रोडक्शन है। ओके, मखाना रिसर्च फैसिलिटी it has been established in दरभंगा, it has been established in दरभंगा एंड यूनियन बजट की मैं बात करूँ ना, यूनियन बजट 2025 में एक प्रोविजन यहाँ पे दिया गया था टू इस्टेब्लिश अ मखाना बोर्ड। ये मखाना बोर्ड स्टैब्लिश होने वाला है बिहार में, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इंडिया के लेवल पे एक टर्मरिक बोर्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में इनॉग्रेट हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है टर्मरिक बोर्ड का, दिस इज इन निजामाबाद, निजामाबाद तेलंगाना। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी चीज के बारे में दिया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, ये दिया है पराग स्कीम के बारे में। सो पराग स्कीम का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग द एग्रेरियन ग्रोथ, ठीक है। इट इज अ हॉर्टिकल्चर रिलेटेड स्कीम। सो पराग स्कीम आप जहां पे भी देखो हॉर्टिकल्चर ऑप्शन से उठाना एंड मार्क कर देना अब, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट रोहतास। अगर मैं बात करूं हाईएस्ट शेयर इन एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन के अंडर जो हाईएस्ट एरिया है वो रोहतास का है। अगर मैं बात करूं ट्यूब वेल इरिगेशन, हाईएस्ट एरिया अंडर द ट्यूब वेल इरिगेशन है ये है समस्तीपुर में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट।
LFPR। अगर मैं बिहार की बात करूं तो ओवरऑल दिस इज अराउंड 55%। मेल की मैं बात करूं तो 78.5% है मेल का, एंड इफ वी टॉक अबाउट फीमेल तो 32% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज की मैं बात करूं तो 79.2% है रूरल में, एंड फीमेल का है 33.5%। अब ऑब्वियसली है लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज में तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि अर्बन में मोस्टली द पीपल आर ओरिएंटेड विद द सेकेंडरी एंड द टर्शरी एक्टिविटी या सर्विस सेक्टर में है। सो आप ये ट्रेंड देखोगे। अब ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन अर्बन एरियाज तो ये लेस, कितना लेस है देखो, 79.2% रूरल एरियाज में है, एंड अर्बन में कितना है 71.9। फीमेल देखो, फीमेल का भी लोअर होगा, फीमेल में तो और ज़्यादा गैप है, क्योंकि मोस्टली द वुमेन लिविंग इन द अर्बन स्पेस आर मोस्टली या तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और दे आर एम्प्लॉयड। ठीक है, बिजनेसेस के थ्रू या तो एम्प्लॉयज होती हैं या वो खुद कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करती हैं। ठीक है, ये ट्रेंड समझ में आ गया। अगर अब बात करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल इज 3%। ऑब्वियसली मेल का ज़्यादा होगा 33.6, एंड फीमेल में ये कम है, दैट इज अराउंड 1.4%। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो टोटल लेंथ ऑफ हाईवेज इन बिहार इज अराउंड 6,130 किलोमीटर्स, एंड लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है, एंड लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे इज इन गया। पीएम ई बस सेवा ये 6 सिटीज में इनॉग्रेट होने वाली है, सो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा न्यूज में रहा है द सुरक्षित सफर सुविधा ऐप, ये जो ऐप है दिस इज फॉर द सेफ जर्नी फॉर वुमेन। नाउ दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कुछ ना भी करो तो एटलीस्ट इतने पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को सही से कर पाओ। अब हम बात करेंगे बिहार बजट के बारे में। ऑल्दो मैंने बहुत सारा जो प्रोविजन है बिहार बजट का, करंट अफेयर्स का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था, बट अभी इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। सबसे पहला अगर मैं बात करूं बजट की, तो एक आपको मैं एक आइडिया बताता हूं पॉलिटी से रिलेटेड, आपका मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं इन 30 सेकेंड्स। सो क्या द वर्ड बजट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो योर आंसर वुड बी नो। द वर्ड बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मेंशन्ड क्या है? मेंशन्ड है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में यहाँ पे दिया है। ठीक है, बजट इज नोवेयर मेंशन्ड, एंड बजट जो है वो प्रोड्यूस होता है जब प्रेसिडेंट यहाँ पे अप्रूव करते हैं तब। अब मैं बात करता हूँ एस्टिमेटेड बजट की। एस्टिमेटेड बजट ऑफ बिहार इज अराउंड 3.17 लाख करोड़। अब बजटरी एलोकेशन, इफ आई टॉक अबाउट द बजटरी एलोकेशन लास्ट ईयर से, तो दिस हैज इंक्रीज्ड बाई अराउंड 38,169 करोड़ से बजटरी एलोकेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। देन द GSDP, दैट इज द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस, मतलब नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ये कितना है? सो ये है 10.97 लाख करोड़ रुपीज। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू रिसीट्स की, दिस इज 2,60,798 करोड़, एंड कैपिटल रिसीट की मैं बात करूं तो ये है 56,213 करोड़। अब मोस्ट ऑफ द, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्टेट्स की मैं बात करता हूं, स्टेट गवर्नमेंट को मोस्ट ऑफ द अमाउंट कहां से आता है? ये आता है जो टैक्स का डिवोल्यूशन होता है, द टैक्स डिवोल्यूशन दैट इज मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश करते हैं, द प्रेसिडेंट फॉर्म्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years, एंड दिस फाइनेंस कमीशन इज डेजिग्नेटेड टू एलोकेट टू डू द टैक्स डिवोल्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। एंड जो शेयर बिहार को मिला है फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेस दैट इज 1,38,515 करोड़। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द टैक्स डिवोल्यूशन। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एलोकेशन टू द सात निश्चय 2 प्रोग्राम इज अराउंड 5,972 करोड़। ये सात निश्चय प्रोग्राम को यहाँ पे मनी एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा
एलोकेशन सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर को हुई है? सो द लार्जेस्ट एलोकेशन हैव बीन मेड टू द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, 60,967 करोड़ रुपीस की एलोकेशन हुई है फॉर द एजुकेशन, दैट इज हाईएस्ट। अब आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, द सेक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड द अमाउंट भी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है एंड लीस्ट एलोकेशन भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। एडुकेशन को एलोकेट हुआ है 60,965 करोड़, हेल्थ के लिए 20,035 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड, रोड्स के लिए 17,908 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड एंड द एग्री एंड फार्मिंग को लोएस्ट यहाँ पे एलोकेशन मिला है। नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट इज वे अंडर 3% की लिमिट दी गई है इन द FRBM एक्ट। FRBM एक्ट ऑफ 2003 में 3% की लिमिट होती है कि 3% के नीचे फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए। सो द बिहार गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन कर्टेलिंग द फिस्कल डेफिसिट एंड ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 32,718 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है एंड इट इज अराउंड 2.98%। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इस PDF में। नेक्स्ट इज अ सेंटर फॉर एक्सीलेंसी। सेंटर फॉर एक्सीलेंसी जैगरी के लिए इट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन समस्तीपुर, मिलेट्स के लिए एस्टैब्लिश होगा गया में एंड बीटल लीफ के लिए एस्टैब्लिश होगा वैशाली। नेक्स्ट जो डेटा दिया है, बिहार का फर्स्ट रैंक है in the country in the production of mushrooms, so this again becomes important and मखाना में भी फर्स्ट रैंक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है बिकॉज 80% ऑफ द मखाना इज प्रोड्यूस्ड इस एरिया में। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पार्क इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश इन गया एंड गया के रिगार्डिंग एक और यहाँ पे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, द नेम ऑफ गया हैज बीन रिसेंटली चेंज टू गया जी। ठीक है, next is the multi-model logistic park is going to be open in Fatuha. Next is Baba Hariharnath temple in Sonpur. इसको it is going to be developed on the line of the Kashi Vishwanath corridor in Varanasi. Baba Hariharnath temple of Sonpur will be developed in the lines with the Kashi Vishwanath corridor. Next is ecotourism and adventure hub. This is going to be opened in Kaimur and Kaimur में ही हमारा second national park यहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है। फर्स्ट नेशनल पार्क की मैं बात करूं तो दिस इज द वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड ये कहाँ है? ये है हमारे वेस्ट चंपारण में। ओके, नेक्स्ट है बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम, दिस इज गोइंग टू बी ओपनड इन दी वैशाली। नेक्स्ट है हमारा बिहार हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री मेडिसिन। ऑल्सो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर बिहार हैज रिसीव्ड द फर्स्ट रैंक क्योंकि 92% यहाँ पे ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशंस हुई है। OPD रजिस्ट्रेशंस 92% हुई हैं बिहार में एंड बिहार को दैट इज वाई फर्स्ट रैंक मिला है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, ये मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में करवाया है। नेक्स्ट इज कैंसर हॉस्पिटल विल बी ओपनड इन बेगूसराय। इसके अलावा अगर मैं एम्स की बात करूं, न्यू एम्स बिहार में कहाँ पे बन रहा है? दिस इज इन दरभंगा, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट हमारे बिहार के बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ISFR। ये ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं एंड वी विल एंड दिस वीडियो। ठीक है, अगर मैं ISFR रिपोर्ट की बात करूँ, दैट इज फुल फॉर्म इसका होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, अब मैं इसका फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन द 70th BPSC अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिगार्डिंग द फुल फॉर्म ऑफ MSME। तो BPSC का कोई भरोसा नहीं, वो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट कुछ इंट्रोडक्शन की बात करूँ मैं, तो ये रिपोर्ट जो है भूपेंद्र यादव हैज रिसेंटली रिलीज दिस रिपोर्ट एंड दिस रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन दी देहरादून। ठीक है, ये एक फैक्ट है। अगर मैं बात करूँ अबाउट दिस रिपोर्ट, सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड दिस इज अ biennial report. It means it is launched every 2 years, हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है। 2021 में ये रिपोर्ट आई थी, इसके बाद 2023 में ये रिपोर्ट आई है। ठीक है, 2025 के अभी तक नहीं आई है, दैट इज वाई दिस रिपोर्ट इज स्टिल वैलिड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम्स। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट टाइम
दिस रिपोर्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1987। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर मैं इंडिया एज अ होल की बात करूं तो कुछ डेटा आप यहां से समझ लेना। फॉरेस्ट कवर यहाँ पे इंडिया का फॉरेस्ट कवर इज अराउंड 7,15,342 स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट इज अराउंड 21.76% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। जितना इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है ना, उसका 21.76% इज द फॉरेस्ट कवर। टॉकिंग अबाउट द tree cover is around 1,12,014 square kilometer, that amounts to 3.14% of the geographical area। अब एक डाटा फॉरेस्ट एंड ट्री को ये कंबाइन करके भी पूछ लेते हैं, तो 7 में 1 ऐड करो तो कितना, 8, 15, 12, 27। सो 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पे एरिया है of the total forest and tree cover, which is around 25.17% of the geographical area। नॉन फॉरेस्ट एरिया जो फॉरेस्ट में भी नहीं आता है, ट्री में भी नहीं आता है, श्रब्स में भी नहीं आता है, नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो द मैक्सिमम एरिया जो है इंडिया में वो नॉन फॉरेस्ट एरिया ही है, दैट इज 16,489 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अराउंड 73.5% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स की मैं बात करूं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होते हैं एंड ओपन फॉरेस्ट होते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है बिकॉज आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट कवर जिसका 70% से ज़्यादा है दैट इज नोन एज द वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो 40 to 70% के बीच जिसका एरिया है दैट इज मॉडरेटली डेंस, एंड ओपन फॉरेस्ट 10 to 40% में आता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिहार का डेटा। टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट कवर, बिहार का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है दिस इज अराउंड 7,352 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज अराउंड 8% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। एंड ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में या डायरेक्टली, बट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड 110%। अगर मैं बात करूं ओपन फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट एरिया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट बताया था क्योंकि नॉन फॉरेस्ट एरिया ही जो है वो लार्जेस्ट है इंडिया में। सो बिहार में भी ओपन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो उसका एरिया जो है दैट इज लार्जेस्ट। टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, सो द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इज ऑफ कैमूर। कैमूर के बाद है हमारा वेस्ट चंपारण, एंड वेस्ट चंपारण के बाद है जमुई। Now, as the difficulty of the examination is constantly increasing, so आपको ये टॉप 3 तो याद रखने ही है। So let me repeat, maximum forest area सबसे पहले है हमारा कैमूर, then there is West Champaran, and then there is जमुई। Okay. नेक्स्ट है हमारा मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इज इन शेखपुरा, अरवल एंड देन बक्सर। तो इसको याद कर लेना KWG से, इसको याद कर लेना SAB से, ठीक है। सब मतलब मिनिमम फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया, मतलब कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम फॉरेस्ट का एरिया है एज कंपेयर टू इट्स ज्योग्राफिकल एरिया। सो कैमूर इज इन फर्स्ट रैंक, कैमूर का जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। सेकेंड में है जमुई, थर्ड में है मुंगेर, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो तो इसको KGM से याद रख लेना। मिनिमम फॉरेस्ट एरिया हमने याद कर लिया, सब के नाम से है, दैट इज शेखपुरा, अरवल एंड बक्सर। अब बात करूं मैं डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया, तो यहाँ पे भी शेखपुरा में यहाँ पे भी मिनिमम था फॉरेस्ट, यहाँ पे भी ज्योग्राफिकल एरिया के भी रिस्पेक्ट में मिनिमम शेखपुरा है, देन बक्सर है एंड देन सिवान, ठीक है। SBS, आई नो ये निमोनिक एग्जाम में याद नहीं रहते, बट एक रेफरेंस में दे रहा हूँ कि हो सकता है वहाँ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया हो तो आपको अचानक से दिमाग में आ जाए कि हाँ सब बताया था, ओके। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया, ये है सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में, देन है ये मुंगेर में एंड देन ये है जमुई में। मैक्सिमम ओपन फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये सबसे ज़्यादा कैमूर में है, देन गया है, देन रोहतास है।
एंड ये थोड़ा सा यूनिक डाटा है एंड इम्पॉर्टेंट डेटा है ये कि मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर जो है वो कौन से एरिया में है, कौन से एरिया में, बिहार में, यहाँ पे वेस्ट चंपारण, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। डेंस फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट की जो कैनोपी है इट इज़ वेरी मच डेंस, लीव्स ज़्यादा हैं, श्रब्स ज़्यादा हैं, तो जैसे ज़्यादा लीव्स होंगे चांसेस ज़्यादा होते हैं फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया आप अगर आप देखोगे ना तो यही आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। वेस्ट चंपारण देखो यहाँ पे है, उसके बाद देखो मुंगेर भी यहाँ पे है, जमुई भी यहाँ पे है, बस ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स है, बट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है, जो जिस डेटा में नंबर्स है ना वो तो अब याद करना ही पड़ेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो पार्ट हम लॉजिकली समझ सकते हैं ना उसको लॉजिकली समझे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, आई वुड रिकमेंड, ये तीनों पीडीएफ्स बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर लें ताकि आपका बहुत बेटर वे में रिवीजन हो पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट शो करो, एंड दिस इज़ योर सपोर्ट ओनली कि मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ। एंड जो भी सजेशन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन मेरे चैनल पे बिल्कुल ब्लॉक नहीं है। एवरीवन इज वेलकम विद योर कमेंट्स, मे इट बी पॉजिटिव, मे इट बी नेगेटिव। ओके, तो अपने सजेशन ज़रूर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडी।